Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET previous year question June 2015 पेपर 1 पार्ट 1। हम आज पेपर 1 के फोर्थ पेपर पे सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने 3 पहले किए हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। 3 पेपर हमारे पूरे सॉल्व हो चुके हैं। आज हम 4th पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव मीन्स माइंड के रिलेटेड। जो हम कॉग्निटिव का वर्ड आ जाएगा, जहाँ पे भी हम कॉग्निटिव वर्ड यूज़ करेंगे उसका मतलब है माइंड, मतलब ब्रेन के साथ काम करना। तो उसमें हम क्या हाईएस्ट एबिलिटी आएगी, एवेल्युएटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। किसका इम्पैक्ट टीचिंग पे नहीं पड़ता। टीचर नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटी दैट इनकरेज लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि आप कैसे स्टेटस है आपका, आप रिच हो, मिडल हो, मतलब लो लेवल पे, इसका इफेक्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच में कभी नहीं पड़ता। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। कौन कौन से टीचिंग एड्स करेक्ट है। टीचिंग में क्या क्या होता है। दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता रहता है। हम किसी टीचर से कुछ सीखते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सीखते रहते हैं। दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर। टीचर क्या करता है, बच्चों को अच्छा सिखाने की कोशिश करता है। दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। वो क्या करता है, एक टीचर हर एक टीचर क्या होता है, वो एक मेथड को ना इंटरेस्टिंग बना देगा। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या इंटरेस्टिंग वे से करेंगे ना, तो हमें जल्दी रिवाइज हो जाएगा। दिल इनहेंस रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मीन्स रट्टा लगाना। टीचर कभी भी रट्टा लगाना हमें नहीं सिखाता। सो ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट आंसर। टीचिंग यूज बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूड। टीचिंग क्या क्या इंक्लूड करती है। टीचिंग में हम किस किस मेथड से करवा सकते हैं। कौन सा मेथड है टीचिंग के लिए टीच करवाता है। लेक्चर मेथड करते हैं। यस, टीचर क्या करता है, लेक्चर प्रोवाइड करता है। इंटरेक्टिव लेक्चर। इंटरेक्टिव लेक्चर हम उसको कह सकते हैं जैसे टीचर खड़ा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और सामने बच्चा बैठा है। ग्रुप वर्क भी होता है, सब साथ में पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी, जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन पूछा जाता है तो सेल्फ स्टडी नहीं आती। सो ए बी सी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस। अचीवमेंट जो टेस्ट होता है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कि हम इसमें देखते हैं अचीवमेंट की कितना ज़्यादा हम लर्निंग सीखें आफ्टर टीचिंग। मैम ने टीचर पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद हमने कितना सीखा ये चेक करता है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड टीचर इज वन हु। एक अच्छा टीचर कौन है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे। इसमें हमने क्या देखना होता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं ना, एप्रोप्रिएट आंसर मतलब बेस्ट कौन सा है। टीचर तो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देता ही देता है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल वो भी करता है। गिव प्रिंटेड नोट टू स्टूडेंट को प्रिंटेड नोट भी देता है। तो बट मेन ना जो काम है ना गुड टीचर का, वो कौन है, इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न। बच्चों में पढ़ने की जो है ना इंस्पिरेशन देनी, मतलब बच्चे खुद कहें कि हमने ये टॉपिक करना है। कई टीचर होते हैं कि उनका वेट होता है, अगर उनका एक लेक्चर ख़त्म हो गया, हाय कब आएगा दूसरा लेक्चर। उनका इतना इंटरेक्टिव होता है कि वो इंस्पिरेशन कर देते हैं कि हाँ जी लर्निंग ऐसे होनी चाहिए। जैसे कल डीआई का एक लेक्चर कराया था और मुझे फीडबैक में आया कि मैम एक और लेक्चर होना चाहिए। ऐसी इंस्पिरेशन कि हम खुद पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। रिसर्च के कौन कौन से मीनिंग
करेक्ट है। रिसर्च रेफर टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी और एक्टिविटी अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। क्या करता है रिसर्च? रेफर करता है एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। रिसर्च को हमें हमेशा सिस्टमेटिक वे से लेंगे, अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं करोगे तो वो क्या है, प्रॉपरली रिसर्च नहीं होगी। इसमें क्या, रिसर्च में सिस्टमेटिक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, अनबेस्ड प्रोसेस होना चाहिए। तो व्हेन वेयर इज वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो हम अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल कैन बी डन। ये सारे पॉइंट हम क्या करते हैं रिसर्च में रीडिंग करते हैं। सी पॉइंट है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और गेस टुवर्ड ट्रूथ। हम किस पे फोकस करते हैं? सच्चाई पे। हमें ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहिए जो सच है, ठीक है ना। अगर आपका जो रिजल्ट जो है कुछ और आ रहा है और आपने डिस्प्ले कुछ और कर दिया तो वो रिसर्च सही नहीं मानी जाती। इट लीड टू इन्हांस द नॉलेज, हमेशा नॉलेज को इंक्रीज करती है। रिसर्च में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व। खुद थीसिस मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए? रिड्यूस ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर टू ए मिनिमम। उसमें मतलब सारा कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल एरर भी कम होने चाहिए। केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंस, जब किसी को रेफरेंस देते हैं उनकी चेकिंग बिल्कुल प्रॉपरली करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन द वे द थीसिस इन रिटर्न, किस वे में आप लिख रहे हो, रिपोर्ट कैसे लिख रहे हो, उसका जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, बहुत वेल एब्स्ट्रैक्ट से लिखनी चाहिए। सो ए बी सी डी आर करेक्ट आंसर। जीन पेजेंट गेव ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस। जीन पेजेंट है, उसने किस बेस पे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी ह्यूमन के? फंडामेंटल रिसर्च। उसमें काफ़ी सी रिसर्च है, हमारी एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एवेल्युएशन है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोर्ट फैक्टर है, एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी रिसर्च है। पर जीन पेजेंट है, उसने क्या किस पे किया है? फंडामेंटल रिसर्च पे दी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली व्हेन इन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जब ये चीज़ आती है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली परफॉर्मेंस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है वो इक्वली परफॉर्म करें या ना करें, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। इक्वली का मतलब उसमें क्या है? इक्वली मीन्स 50-50, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। द कंक्लूजन फाइंडिंग ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। हम कभी भी अदर सिचुएशन नहीं ले सकते, जो हुआ है एज इट इज वैसे ही सिचुएशन लेते हैं। ये किस में होता है? हिस्ट्री में। हम पास्ट की चीज़ें लेते हैं, जो पास्ट में हुआ एज इट इज वही एज्यूम कर लेते हैं। तो आंसर इज हिस्टोरिकल रिसर्च। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन ए क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में हमें क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं? राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी, के क्वेश्चन में हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एम होना चाहिए। रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर, जो हम करंट लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनरी, एक ड्राफ्ट मतलब एक देख लेते हैं क्वेश्चनरी में क्या 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 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट। सो ऑप्शन ए बी सी आर डी एंड करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, effectiveness of communication can be traced from which of the following? Attitude survey, performance record, student attendance, selection of communication channel. Effectiveness of communication can be treated कि effectiveness कैसे पता लगेगी? Attitude survey कि कैसे हुआ है, परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस कैसी रही, स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। बट ये नहीं आएगा सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है। सो ए बी सी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट होती है
और फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो एक फ्लो में हो और प्रॉपर समझ आनी चाहिए। फॉर्मल हम एक कह सकते हैं मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं जिसका कोई ना कोई फर्दर मीनिंग होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं। जब पर्टिकुलर पर्पस के लिए बात हो तो वो कौन सी होती है, फॉर्मल। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सर ने क्या किया, कहा है कि ऐसे काम होना चाहिए, वो कौन सी कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि वो अगर फास्ट होगी तो कई बार कोई मैसेज समझेगा, कई बार नहीं समझेगा। सो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। सॉरी। रीज़न, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डिनरी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, उसका फ्लो ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए। एक सिस्टमेटिक वे में हम जब कम्युनिकेशन करेंगे वो फॉर्मल होती है, ठीक है। सो ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन से फीचर्स हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट्स एंड ओपिनियन। बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, अपने आइडियाज हम एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स सब मतलब एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियन अपने एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन तभी होगा जब अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन इज़ ए सर्कुलर प्रोसेस। सर्कुलर मीन्स पहले मैंने बोला, ठीक है, उसके बाद मैं एक फ़ोन पे कॉल कर रही हूँ, ठीक है, पहले मैं बोलती हूँ हेलो, फिर अगला बंदा बोलता है हेलो। ऐसे ही होता है ना, कॉन्टीन्यूस सर्कुलर, मतलब वन बाय वन हम ये प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल A B C D are correct. So option 4 is correct answer. Next question. The term grapevine is also known as, grapevine को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेपवाइन कौन सी है, ठीक है। ग्रेपवाइन से हम आपको नहीं याद आ रहता ना, ग्रेपवाइन को हम ऐसे समझ ले, गप्पे। गप्पे कब लगाते हैं, इनफॉर्मल, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं होता, हम वैसे करते हैं। इसको याद करने का ट्रिक क्या आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल कौन सा है, नहीं, नॉट ए पूछा है ना, नॉट ए प्रिंसिपल मीन जो नहीं है इसका प्रिंसिपल। हमेशा याद रखना, वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, वन वे और ट्रांसफ़र, एक जगह जा रही है दूसरी जगह हमारा रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो वो प्रिंसिपल होगा। एक बंदा बोली जा रहा है, अपना मैसेज दे जा रहा है दूसरे को, चाहे सुना हो चाहे ना सुना हो, वो हमें फीडबैक भी नहीं मिलेगी, दूसरे को सुनेगा भी नहीं, तो ये क्या है, प्रिंसिपल नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, जो लैंग्वेज किस में होती है, वो हम हमेशा क्या, लैंग्वेज को हम जहाँ बोल के लिखते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं। सो वर्बल कोड इज करेक्ट। वर्बल में क्या होता है, जहाँ हम रिटन करते हैं या हम ऑरल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज 2, 5, 9, 1937। अब इसको क्वेश्चन को सीरीज वाले क्वेश्चन में हम पहले क्या देखते हैं, डिफरेंस। 2, 5 में डिफरेंस कितना है, 3 का, फिर 4 का, फिर 10 का, 37 में 19 माइनस किए, 17 में 9 गए, 8 या 18, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज कितनी होगी, 3, 4, 10, फिर 18, 6, 8, आगे कितने का डिफरेंस आएगा, 10 का आएगा। तो हमने क्या करना है, इसमें 10 प्लस कर दिए, इसमें क्या कर दिए, 10 प्लस कर दिए, क्योंकि हमने नीचे देखा ना डिफरेंस कैसे आ रहा है 6 का। इसको मैं अलग कलर से समझा देती हूँ।
पहले इसका डिफरेंस लिया 3 आ गया, इसका डिफरेंस आया 4, इसका 10, इसका 18, ठीक है। 1 6 8, आगे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, 37 में 28 प्लस किए 5 75, so 75 is the correct answer. अब in a certain code मथुरा इज कोडेड एज, मथुरा को कैसे कोड किया है, तो हम होटल्स को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। एम का क्या बन गया, पहले हम जहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे अगर ए का है तो वहाँ पे सेम है, यस यहाँ पे क्या है सेम है, ठीक है। अब आपको इसका इजी मेथड बताती हूँ। पहले आपने देखना है टी कहीं पे है जो सेम, आज तक आपने बहुत सारे मेथड किए होंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से हम डिस्कस करेंगे। जब हम देखेंगे ना, जब ए 2 बार आया उसमें क्या लिखा उन्होंने, XX मीन्स जो कोड है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, ओ कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, दो चीज़ें जो हैं हमारी जो कोड में है वो सेम है। इसका क्यों बताया मैंने, वो देखो, ओ की जगह हमने क्या यूज़ किया, सॉरी हमारा टी ही जो है कॉमन है, मथुरा एच है, एच आया, एच और टी इसमें है, टी और एच इसमें है। ये क्यों करा रही हूँ, टी और एच का क्या बना था, टी का क्या बना था क्यू बना था, एच का क्या बना था यहाँ पे ई बना था, ठीक है। इतना क्लियर, एच की जगह क्या आना है ई आना है। वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं, अब इस मेथड से हमारा जल्दी हो जाएगा। ई तो पहला वर्ड आएगा, सो 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। और टी का क्या बना क्यू बना, टी में टी थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर में क्या आएगा क्यू आएगा, और इससे ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना सेम लेटर्स वाले को, तो आपका विद इन सेकेंड आंसर निकल आएगा, क्योंकि इससे सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़े था, जे एम को कन्वर्ट करना पड़ेगा जे में, हमारे कितने लेटर्स डिस्कार्ड हो रहे हैं, कितने ऐड हो रहे हैं, ये सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। और हम पेपर में हमेशा ये याद रखना है, हमने कम टाइमिंग मेथड यूज़ करना है, ठीक है। ए गर्ल इंट्रोड्यूस ए बॉय एज ए सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज रिलेटेड टू गर्ल। बॉय एक गर्ल है जो इंट्रोड्यूस कर रही है बॉय एज अ सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, वो डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल के, मतलब वो बेटी है पापा के और उसके अंकल के, मतलब हम क्या कह सकते हैं, अंकल किसको बोलते हैं चाचा, तो हम वो क्या होएगा उसका ब्रदर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, examination 10,000 student appear, the result revealed the number of students who have passed in 5 subject 5583, passed in 3 subject 1400, passed in 2 subject, passed in, मतलब ऐसे हमने सीरीज दी। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट कम से कम बच्चा क्या है 4 सब्जेक्ट में पास होना ही चाहिए। अब 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से पास होंगे, 5583, अब पास इन 3 सब्जेक्ट ओनली, ये क्रॉस कर दो, पास इन 2 सब्जेक्ट ओनली, ये भी क्रॉस। बट यहाँ पे देखो फेल्ड इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, बट उसमें से क्या हुआ एक ही जाना फेल हुआ, ठीक है। सो 5583 प्लस 75 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 200 प्लस 150
7, क्योंकि ये उन्होंने लिखे थे फेल्ड इन इंग्लिश, मतलब फेल्ड इन 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में फेल हुए, हमें तो कितने चाहिए, एटलीस्ट 4 चाहिए। इन सबको ऐड कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पर्टिकुलर आंसर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े पॉज करके आप कैलकुलेट करके आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने कैलकुलेट करके पूरा आंसर दे दिया था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट पर्सन ए प्रेजेंट ए पर्सन ए 4 times older than his son and is 3 years older than his wife. After 3 years of the age of the son will be 15 years. हमें एज ऑफ द पर्सन वाइफ आफ्टर 5 year, ये वाइफ की निकालनी है। तो हमें पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका हम पर्सन की पहले एज एज्यूम कर लेंगे। पहले पर्सन की एज एज्यूम की XI, ठीक है। हिज सन क्या है, 4 times ओल्डर, ओल्डर मीन्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वाइफ की क्या है, आफ्टर 3 years of 3 years older of than his wife, 3 माइनस कर दिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ही बंदा 3 times में या तो टाइम्स जब भी आ जाएगा या तो वो मल्टीप्लाई होता है या क्या होता है, डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है x डिवाइडेड बाय 4 + 3 इक्वल टू 15। जब इसको कैलकुलेट किया, x डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऐसे लिखा जाएगा, एलसीएम लेना आता है। अब इसका क्या आ गया, 4 एलसीएम आ गया। x + 12 इक्वल टू 4 को इधर मल्टीप्लाई किया 60। ये मेथड हमेशा याद रखना। 4 को क्या कर दिया, पहले ये मेथड कर लिया, इतना कर लिया, इक्वल टू 15 आ गया, है ना। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा x + 12 इक्वल टू 60 आ जाएगा। यही हमारा आया था, ये देखो। फिर क्या करेंगे, एक साइड प्लस है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, 48। अब सन की एज क्या की थी, डिवाइड की थी, 48 को 12 से डिवाइड कर दिया, 12 ईयर्स आ गया। 5 की एज x -3 की थी, 48 - 3 45। आफ्टर 5 years, 5 years के बाद जिन की एज थी, x की एज कितनी थी 48, उसमें क्या कर दिया +5 कर दिया। सन की एज थी 12, उसमें 5 कर दिया। बट हमें पूछी किसकी थी, वाइफ की एज। वाइफ की एज कितनी आई थी 45, 45 में +5 कर दिया, दैट इज़ 50। अब किस्म की मर्जी पूछ ले, पर्सन की पूछ ले, सन की पूछ ले, तो हमें सारे को ये कैलकुलेट करनी आ गई। मे भी मैं इसको सीधा ही करा देती, वाइफ की एज आफ्टर 5 years हमें वाइफ की पूछी थी तो मैं सीधा करा देती, तो आपको कैलकुलेशन करने में अगर पर्सन की पूछ लेते, सन की पूछ लेते, तो आपको मैंने सब मेथड से क्लियर कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता लग जाए, आप कैलकुलेट करके देखना। नहीं कुछ समझ आ रहा कमेंट में मैसेज कीजिए, हम वाइट बोर्ड से एक एक सम को कैलकुलेट भी करा देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू सीक न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, हमें कुछ न्यू नॉलेज मिलती है, वो कौन से हमारी आ गई, रीज़न कौन से टाइप का हो गया। हमेशा जब न्यू नॉलेज मिले तो वो इंडक्टिव है। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करके रूल्स बनाते हैं, यहाँ पे रूल बनते हैं, यहाँ पे डिडक्टिव में रूल को इम्प्लीमेंट करके हम कुछ थ्योरी निकालते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगे होगा। प्लीज़ अगर मेरी पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप मिलती रही। प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन से क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।